नमस्कार। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं बुधवार 17 दिसंबर 2025। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के शामली से आई है। और सच कहूं तो इसे सिर्फ एक खबर कहना भी ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। ये खबर से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसने एक पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। और इल्जाम उसी शख्स पर है जिस पर उस परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। जी। हमारे पास इस मामले से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। इसके पीछे की वजह है क्या बताई जा रही है, और वो कौन से सवाल हैं जो इस कहानी में अभी भी अनसुलझे हैं। और ये साफ करना जरूरी है कि ये सब शुरुआती जानकारी है, मामला भी ताज़ा है, जांच चल रही है। बिल्कुल। और ये मामला इसलिए और भी ज्यादा परेशान करने वाला है क्योंकि ये किसी अजनबी के किए गए जुर्म की कहानी नहीं है। ये घर की चारदीवारी के अंदर हुए भरोसे के कत्ल की कहानी है। जब एक पति और पिता ही अपने परिवार का दुश्मन बन जाए तो ये समाज की उस बुनियाद पर चोट करता है जिस पर परिवार टिका होता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सिरा पकड़कर सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी। सबसे पहले बुनियादी तथ्यों को समझते हैं। ये हुआ कहाँ, किसके साथ हुआ और किसने किया। जी, इन तथ्यों को सामने रखना बहुत जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो घटना है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गढ़ी दौलत गांव की। जी। आरोपी का नाम है मोहम्मद फारूक, उम्र करीब 37 साल। और जो इस दुनिया में नहीं रहे वो है उसकी अपनी पत्नी और 2 बेटियां। पूरा परिवार? हाँ, पत्नी ताहिरा जिनकी उम्र 32 से 36 साल के बीच बताई जा रही है। ठीक है। बड़ी बेटी आफरीन जो सिर्फ 14 साल की थी और सबसे छोटी सहरिन महज 7 साल की। 7 साल। एक पूरा का पूरा परिवार। और यहाँ एक पल रुककर इन उम्रों के बारे में सोचना चाहिए। 14 साल और 7 साल। हाँ, ये वो उम्र है जब दुनिया बच्चों के लिए एक महफूज जगह होनी चाहिए और उस दुनिया का केंद्र उनके माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। पिता तो एक हीरो की तरह होता है। और जब वही हाथ जान लेने पर उतर आए तो ये सिर्फ 3 हत्याएं नहीं रह जाती। ये भरोसे का, मासूमियत का और एक परिवार की पूरी दुनिया का खात्मा है। ये इस जुर्म की क्रूरता को कई गुना बढ़ा देता है। और ये मामला जिस तरह से सामने आया वो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हत्याएं 9-10 दिसंबर की रात को हुई। ठीक है। लेकिन दुनिया को इस बारे में पता चला लगभग 1 हफ्ता बाद। 1 हफ्ता? हाँ, सोचिए, एक घर में 3 लोग गायब हो जाते हैं और 6-7 दिन तक किसी को कोई भनक तक नहीं लगती। ये 7 दिन का फासला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? ये न सिर्फ उस घर के अंदर के माहौल पर रोशनी डालता है बल्कि शायद हमारे समाज के ताने बाने पर भी। क्या उस परिवार का अपने आस पड़ोस से कोई राब्ता नहीं था? यही तो सवाल है। क्या किसी ने भी इतने दिनों तक उन बच्चियों को ना देखकर सवाल नहीं किया? ये पहलू भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। और यहीं से मामला और भी ज्यादा पेचीदा और भयानक हो जाता है। जिस तरीके से इस जुर्म को अंजाम दिया गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कैसे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि फारूक ने पहले अपनी पत्नी ताहिरा को गोली मारी। अच्छा। उसके बाद अपनी 14 साल की बेटी आफरीन को भी गोली मार दी। अपनी बेटी को? हाँ, और 7 साल की सहरीन को भी बेरहमी से मार दिया गया। एक के बाद एक अपने ही खून को खत्म कर दिया। ये समझना भी मुश्किल है कि उस वक्त उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसके बाद जो उसने किया वो शायद इस कहानी का सबसे दहला देने वाला हिस्सा है। वो क्या? उसने तीनों लाशों को घर के अंदर ही एक गहरे गड्ढे में दफना दिया। घर के अंदर? हाँ, जिसे कुछ रिपोर्ट्स सेप्टिक टैंक बता रही हैं। बाप रे। जिस आंगन में वो बच्चियां खेलती होंगी, जहां वो परिवार एक साथ रहता होगा, उसी घर को उनकी कब्रगाह बना दिया गया। और शवों को घर में ही दफनाना ये सिर्फ सबूत मिटाने की कोशिश नहीं है, ये एक खास तरह की एक मानसिकता दिखाता है। क्या मतलब? ऐसे अपराधी अक्सर अपराध स्थल पर एक तरह का नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। घर जो एक परिवार का केंद्र होता है, हाँ, उसे ही कब्रगाह बना देना, ये अपराध को सिर्फ गुस्से से कहीं आगे ले जाकर एक बेहद ठंडे और अधिकार जताने वाले दिमाग की तरफ इशारा करता है। एक बयान देने जैसा। बिल्कुल, एक बयान देने जैसा है कि इस जगह पर और इन जिंदगियों पर सिर्फ मेरा हक था। एक इंसान का अपने परिवार को इस तरह खत्म करके उन्हीं के शवों के साथ 6-7 दिन तक उसी घर में रहना, ये समझना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा करने की वजह क्या हो सकती थी, मकसद क्या था? और मकसद पर आकर ही ये कहानी और भी उलझ जाती है, क्योंकि जो वजह सबसे पहले सामने आई है
वो जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही सवाल भी खड़े करती है। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक घरेलू झगड़े का नतीजा था। जी, घरेलू झगड़ा। लेकिन जिस खास वजह की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पत्नी ताहिरा का बिना बुर्का या हिजाब पहने अपने मायके जाना। कई रिपोर्ट्स इसे सीधे सीधे ऑनर किलिंग यानी सम्मान के नाम पर हत्या के एंगल से देख रही हैं। देखिए, ये वो वजह है जो सबसे पहले और सबसे जोर शोर से सामने आई है। हाँ, और हमें ये समझना होगा कि अक्सर ऐसे मामलों में जो पहली वजह बताई जाती है वो पूरी कहानी नहीं होती। सही बात है। क्या ये मुमकिन है कि कपड़े पहनने के तरीके पर हुआ एक झगड़ा इतना बढ़ जाए कि एक आदमी अपने पूरे परिवार को मार दे? शायद। लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये सिर्फ उस आइसबर्ग का सिरा हो जो हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये बुर्का वाली बात सिर्फ एक बहाना हो सकती है और असल वजह कुछ और हो? बिल्कुल। और स्रोत भी यही इशारा कर रहे हैं कि पुलिस सिर्फ इसी एक एंगल पर काम नहीं कर रही है, वो दूसरी संभावनाओं को भी टटोल रही है। जैसे कि क्या परिवार में किसी और तरह का गहरा घरेलू तनाव चल रहा था? अक्सर ऐसे जुर्म के पीछे महीनों या सालों का दबा हुआ गुस्सा, झगड़े और कुंठा होती है। अच्छा। बुर्का वाला झगड़ा शायद उस दिन का ट्रिगर पॉइंट रहा हो, वो आखिरी चिंगारी जिसने बारूद में आग लगा दी। और कौन से एंगल हो सकते हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही होगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और अहम एंगल हैं। एक तो आर्थिक तंगी और दूसरा आरोपी की मानसिक स्थिति। और ये दोनों बातें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कैसे? सोचिए, अगर परिवार में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत है, कर्ज का बोझ है, तो वो एक आदमी पर कितना ज्यादा मानसिक दबाव डालता है। सही बात है। वो खुद को एक नाकाम पति और पिता महसूस करने लगता है। ये हताशा और गुस्सा अक्सर सबसे करीबी लोगों पर ही निकलता है। मतलब हो सकता है कि इज्जत या सम्मान की आड़ में वो अपनी नाकामियों की खींच निकाल रहा हो। ये एक बहुत मजबूत संभावना है। समाज में सम्मान के नाम पर होने वाली हिंसा के पीछे अक्सर यही दबी हुई वजहें होती हैं। कंट्रोल करने की चाहत, असुरक्षा की भावना और अपनी मर्दानगी को साबित करने का एक हिंसक तरीका। अच्छा। बुर्का या पर्दा जैसी बातें इस हिंसक सोच को एक सामाजिक या धार्मिक जामा पहनाने का काम करती हैं, उसे एक जायज वजह की तरह पेश करती हैं, ताकि समाज उसे स्वीकार कर ले। हाँ, लेकिन असलियत में जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी होती हैं। हमारा काम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि शुरुआती सनसनीखेज वजहों के परे भी देखने की जरूरत है। और जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी एक नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। ये बहुत ही अहम बात है। अब जरा पुलिस की कार्रवाई पर आते हैं। इस मामले को उजागर करने और अब तक की जांच में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? कानून अपनी रफ्तार से काम कर रहा है और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज रही है। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य आरोपी मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हो चुका है? हाँ, उस पर हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 और सबूत छिपाने धारा 201 के तहत केस दर्ज किया गया है। ठीक है। पुलिस ने घर में दफनाए गए तीनों शवों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाहर निकलवाया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जांच का एक बहुत बड़ा कदम है। और यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों? वो सिर्फ मौत की वजह यानी गोली लगना ही कंफर्म नहीं करेगी, बल्कि वो कई और राज भी खोल सकती है। जैसे मौत का सबसे सटीक समय क्या था? अच्छा। क्या तीनों की मौत एक ही वक्त पर हुई या अलग-अलग समय पर? क्या मारने से पहले कोई संघर्ष हुआ था? हाँ, ये सब बातें। ये सारी जानकारी फारूक के दिए गए बयान को क्रॉस चेक करने में मदद करेगी और केस के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक सबूत बनेगी। और आपने सबूत छिपाने के चार्ज का जिक्र किया, ये कानूनी तौर पर कितना गंभीर माना जाता है? ये बहुत गंभीर आरोप है। भारतीय कानून में ये अपने आप में एक अलग जुर्म है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की, बल्कि ये उसकी मानसिक स्थिति को भी उजागर करता है। ये साबित करता है कि उसे पता था कि उसने जो किया है वो एक संगीन जुर्म है और वो जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बचना चाहता था। मतलब ये सोची समझी साजिश थी। जी, जब किसी पर हत्या के साथ सबूत मिटाने का भी आरोप लगता है तो ये उसके खिलाफ केस को और मजबूत बनाता है, क्योंकि ये जुर्म के बाद उसके ठंडे दिमाग को दिखाता है। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो अब तक की तस्वीर क्या बनती है? हमने जो भी जानकारी देखी उसे अगर समेटना हो तो क्या कहा जा सकता है? कह सकते हैं कि शामिली में एक दिल दहला देने वाली पारिवारिक त्रासदी हुई है। एक ऐसा जुर्म जिसे बेहद बेरहमी से अंजाम दिया गया और फिर उसे बड़ी ही चालाकी से छिपाने की कोशिश भी की गई।
हमारे सामने मकसद को लेकर एक शुरुआती सनसनीखेज थ्योरी है जो सम्मान और बुर्के के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन साथ ही हमारे पास ये भी जानकारी है कि पुलिस की जांच इससे कहीं ज्यादा गहरी और बहुआयामी है, जिसमें घरेलू तनाव, आर्थिक तंगी और मानसिक स्वास्थ्य जैसे पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। तो एक तरफ कहानी का वो संस्करण है जो मीडिया में छाया हुआ है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो सच्चाई है जिसकी कई परतें खुलना अभी बाकी हैं। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत जरूरी बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? जब भी कोई ऐसा भयानक अपराध सामने आता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है एक आसान जवाब ढूंढने की, एक सीधी सादी वजह। हाँ, ये इंसानी फितरत है। जैसे इस मामले में बुर्का। ये एक ऐसी वजह है जो तुरंत समझ में आती है और शायद कहीं ना कहीं समाज के एक हिस्से के लिए जायज भी लगने लगती है। सच है। लेकिन आज की हमारी ये पूरी बातचीत ये दिखाती है कि सच्चाई शायद इतनी सीधी होती ही नहीं है। एकदम सही। और यहीं पर एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। ये सोचने वाली बात है कि किसी भी कहानी में ट्रिगर और असल वजह के बीच कितना बड़ा फासला हो सकता है। हो सकता है कि बुरखे पर हुआ झगड़ा वो माचिस की तीली हो जिसने आग लगाई, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए कि वो पेट्रोल का पूरा ड्रम किसने, कब और क्यों वहां लाकर रखा था जो एक तीली से भड़क उठा। बहुत खूब। शायद हर सनसनीखेज खबर के पीछे छिपी असली कहानी को समझने के लिए हमें उस पेट्रोल के ड्रम को ढूंढना सीखना होगा।